प्रिय विद्यार्थियों, सभी मित्रों और सभी व्यूअर्स को, सुनने वालों को बहुत बहुत नमस्कार है। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उमा लिटरेचर अकेडमी पर। आज हम बौद्ध शिक्षा केंद्रों की एक श्रृंखला, जिसमें दो तीन विश्वविद्यालय का हम अध्ययन करेंगे, उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। इसमें सबसे प्रथम है नालंदा विश्वविद्यालय। ये नालंदा विश्वविद्यालय, ये स्थान, उत्पत्ति, गुप्त शासकों का योगदान। नालंदा का नाम कैसे पड़ा? न अलम ददाति इति स नालंदा। उसका वास्तु, उसका खर्चा कैसे चलता था, अध्ययन के क्या थे, अध्ययन कैसे होता था, पुस्तकालय और उसके विषय अध्ययन के, और नालंदा का अंत कैसे हुआ, इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। नालंदा देखते हैं। मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत का एक प्रमुख शिक्षा केंद्र के रूप में जाना जाता है, और यह आधुनिक बिहार के पटना जिले से लगभग 80 किलोमीटर दूर एक बड़ा गांव नामक स्थित स्थान है। वहीं पर नालंदा का स्थान कभी हुआ करता था। यही महात्मा बुद्ध के शिष्य आचार्य सारिपुत्र ने भी जन्म लिया हुआ था। ठीक है, तो प्रारंभ में नालंदा में केवल एक चैत्य था, एक छोटा सा चैत्य अर्थात बौद्धों का पूजा गृह, जहां पर वह बुद्ध की पूजा स्तूप आदि के माध्यम से करते थे। तो जिसके पास अशोक ने कुछ विहारों का निर्माण करवा दिया था, जिसमें बौद्ध श्रमण या बौद्ध भिक्षु निवास किया करते थे। धीरे धीरे बाद में बिहार में वहां पर अनेक विहार निर्मित हो गए। उस स्थान पर कई विहारों का निर्माण हुआ और बौद्ध भिक्षुओं की संख्या बहुत ज्यादा वहां पर बढ़ गई। ठीक है, ये विहार ही नालंदा विश्वविद्यालय के बेस कह सकते हैं, या नालंदा विश्वविद्यालय का आधार बने। ये इन्हीं सबको मिलाकर, इन्हीं सबके क्षेत्रफल में इन सबको नालंदा विश्वविद्यालय जब बना तो उसके अंतर्गत शामिल कर लिया गया। तो फाहियान जो कि गुप्त शासकों के समय में आया हुआ था, प्रारंभिक गुप्त शासकों में चंद्रगुप्त मौर्य आदि के चंद्रगुप्त प्रथम आदि के काल में, चंद्रगुप्त द्वितीय आदि के काल में, उस समय गुप्तों के शासन काल में फाहियान नामक यात्री आया था। मगर उसने नालंदा विश्वविद्यालय का वर्णन अपने विवरण में बहुत कम ही किया है। इसका अर्थ यह होता है कि नालंदा विश्वविद्यालय प्रारंभिक गुप्त शासकों के काल तक बहुत ज्यादा फेमस या बहुत ज्यादा प्रसिद्ध नहीं था। नालंदा विश्वविद्यालय की ख्याति वस्तुतः 450 ईस्वी के बाद ही हुई है, जब कुमार गुप्त प्रथम अर्थात शक्रादित्य का शासन काल था। उसके समय से ही नालंदा की विशेष ख्याति देखी जाने लगी। तारानाथ नामक एक बौद्ध लेखक का कथन है कि बौद्ध शिक्षा केंद्र के रूप में नालंदा की ख्याति 450 ईस्वी के बाद ही हुई है। और उनका यह भी कहना है, तारानाथ का, कि आचार्य नागार्जुन और उनके शिष्य आर्यदेव नालंदा में आचार्य हुआ करते थे, मगर इन दोनों की पहचान और समय निर्धारित ठीक से नहीं हो पाया है अभी तक। हाँ, अब हम ये जानते हैं कि गुप्त राजाओं के दान से नालंदा का विशेष उत्कर्ष कैसे हुआ। गुप्त शासकों का योगदान नालंदा के उत्कर्ष में क्या था? तो शक्रादित्य अर्थात कुमार गुप्त प्रथम, तथागत गुप्त, नरसिंह गुप्त बालादित्य आदि तथा अवबुद्ध गुप्त आदि गुप्त शासकों ने यहाँ पर बहुत से विहारों का निर्माण कराया, अर्थात नालंदा विश्वविद्यालय का विस्तार यहाँ पर होने लगा और शिक्षा के व्यवस्था भी यहाँ पर अच्छे से होने लगी। सबसे पहले हम देखते हैं कि नालंदा का नाम नालंदा क्यों पड़ा, नालंदा नाम देंगे। तो एक तो ये कहा जाता है मित्रों कि कमल नाल की अधिकता होने के कारण यहाँ पर बहुत से कमल के पुष्पों की अधिकता थी, कमल नालों की अधिकता थी, इसलिए इस क्षेत्र का नाम नालंदा ही पड़ गया। और दूसरा जो साहित्यिक अर्थ इसका निकलता है, न अलम ददाति इति स नालंदा, अर्थात अध्ययन को जहां पर कभी भी विश्राम न मिले, अर्थात अध्ययन कभी भी जहां पर बंद ना हो, उस क्षेत्र को
नालंदा, ना अलम से नालंदा शब्द कहा गया निकला है। ठीक है, ये तो इसका नामधेय हो गया। अब नालंदा के अध्ययन में जो सहयोगी हैं वो है पुरातत्व, बौद्ध ग्रंथ और विदेशी यात्रियों के विवरणों से हमें नालंदा के बारे में जानकारी प्रमुख रूप से मिलती है। इसके वास्तु पर हम ध्यान देते हैं, इसका वास्तु क्या था। दोस्तों, उत्खनन के आधार पर यह नालंदा विश्वविद्यालय का क्षेत्रफल 1 मील लंबा और आधा मील चौड़ा पाया गया है, जिसका मुख्य द्वार दक्षिण दिशा की ओर हुआ करता था। प्रमुख द्वार उसका दक्षिण दिशा की तरफ था। चीनी यात्री इत्सिंग ने, जो कि वेनसांग के बाद में आया था, हर्ष की मृत्यु के बाद आया था, तो इत्सिंग ने नालंदा के 7 बड़े कमरों और 300 छोटे कमरों का उल्लेख अथवा जिक्र किया है कि वहां पर इतने बड़े छोटे छोटे 300 छोटे छोटे भवन थे और 7 बहुत विशाल हॉल या भवन वहां पर निर्मित थे। ये सभी भवन अत्यंत ही भव्य थे और सभी का शिखर गगनचुंबी था, अर्थात वह आकाश को, उसके शिखर गगनचुंबी बादलों तक छूते थे, इतना ऊंचे हुआ करते थे उनके शिखर। और बौद्ध भिक्षु उनको बड़े आश्चर्य से देखा करते थे इन सभी को, ताकि उसका वो आनंद उठा सके और बादलों तक अपने ऊंचाई का, बौद्ध धर्म की ऊंचाई का एहसास कर सके। छात्रों के निवास के लिए अगर हम देखें तो 13 छात्रावास थे, जिसमें प्रत्येक कोनों पर कुएं बने हुए थे। हर छात्रावास के कोने पर एक कुआं बना हुआ था, जिससे जल की आपूर्ति छात्रों को बराबर निरंतर होती रहे। ठीक है, और छात्रावासों के कुछ कमरों में तो एक विद्यार्थी के लिए और तथा कुछ कमरों में 2 विद्यार्थियों की व्यवस्था होती थी। निश्चित रूप से सीनियर विद्यार्थियों के लिए एक कमरे दिए जाते होंगे और स्नातक अथवा जूनियर विद्यार्थियों के लिए एक कमरे में 2 विद्यार्थी रखे जाते थे। प्रत्येक कमरे में प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक चौकी बनी होती थी, एक शैया पत्थर की बनी होती थी और बगल में एक आला दीपक रखने के लिए बनाया जाता था, ताकि उन्हें दिन और रात्रि में दीपक रखने की, रात्रि में दीपक के प्रकाश से वो अपना अध्ययन और अन्य कार्यों को कर सकें। तो छात्रों के प्रवेश के क्रमानुसार उन्हें कमरे आवंटित किए जाते थे। जैसे जैसे छात्र आते थे अपना प्रवेश परीक्षा देकर, और वैसे वैसे ही उन्हें कमरे आवंटित किए जाते थे। प्रवेश के पूर्व प्रत्येक विद्यार्थी को कठिन परीक्षा देनी होती थी, जिसमें 20% विद्यार्थी ही सफल हो पाते थे। अर्थात 100 छात्र अगर परीक्षा देने आते थे तो उसमें से मुश्किल से 20 विद्यार्थी ही इस परीक्षा को पास करके नालंदा में प्रवेश पा सकते थे। और इसी से हम अनुमान लगा सकते हैं कि नालंदा में अध्ययन कितना उच्च कोटि का होता रहा होगा। अब हम इसके खर्चे पर ध्यान देते हैं कि इतना नालंदा की ऐसी कौन सी आय थी, कौन सा ऐसा खर्चा था जिससे इतने बड़े विश्वविद्यालय का खर्चा उनका चलता था। तो विश्वविद्यालय का खर्चा दान में प्राप्त गांवों की आय से होता था, चलता था। वेनसांग के अनुसार, वेनसांग का कहना है कि हर्ष ने नालंदा विहार को 100 गांव दान में दिए थे। नालंदा के वेनसांग के पश्चात इत्सिंग भारत आया था। इत्सिंग के अनुसार उसके समय में 200 गांवों का स्वामित्व नालंदा को प्राप्त था, जहां के निवासी प्रतिदिन कई मन चावल और दूध सप्लाई किया करते थे नालंदा विश्वविद्यालय को, जिससे उनके भोजन की आवश्यकता का हल हो जाता था। फल फूल सब्जी आदि भी उन्हें मिलती थी प्रत्येक प्रकार की, तो जिससे नालंदा के खर्चे में, भोजन आदि के खर्चे में कोई कमी नहीं आती थी। अब इनका हम अध्ययन देख लेते हैं। अध्ययन, नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन के लिए दूर दूर से विद्यार्थी आते थे। विदेशों से बहुत विद्यार्थी आते थे, जैसे चीन, कोरिया, तिब्बत, मंगोलिया आदि सुदूर देशों से भी यहाँ पर पढ़ने के लिए छात्र आया करते थे। ही ली एक विद्वान है चाइनीज, जिसके अनुसार वेनसांग के समय नालंदा में छात्रों की संख्या 10,000 हुआ करती थी। 10,000 विद्यार्थी एक साथ नालंदा में पढ़ सकते थे, इतना विशाल प्रांगण था। और नालंदा विश्वविद्यालय के प्रांगण के चारों तरफ एक चारदीवारी का निर्माण किया गया था, जो दक्षिण के मुख्य द्वार की तरफ समाप्त होती थी घूमकर।
प्रायः एक अध्यापक और 9 या 10 छात्रों को पढ़ाया करता था। अर्थात 10,000 विद्यार्थी होते हुए भी अत्यधिक छात्रों शिक्षकों की संख्या भी रही होगी, क्योंकि 9 या 10 विद्यार्थी ही एक अध्यापक के जिम्मे आते थे। अध्यापकों की संख्या इसमें 1510 बताई गई है, जिसमें 1000 अध्यापक तो सूत्रों और शास्त्रों के 20 संग्रहों के निष्णात थे, अर्थात उनके विशिष्ट अध्ययन किया करते थे, विशेषज्ञ जिसको कहते हैं विशेषज्ञ थे। और 10 अध्यापक 50 ग्रंथों के संग्रहों के विशेषज्ञ थे, और इनमें 500 अध्यापक 30 संग्रहों के विशेषज्ञ हुआ करते थे। वेनसांग की गणना, वेनसांग स्वयं भी यहाँ अध्यापन कार्य कर रहा था, वह यहाँ का अध्यापक भी था, छात्र भी था और बाद में अध्यापक भी बना। तो उसकी गणना प्रथम कोटि के 10 अध्यापकों में की जाती है, अर्थात वो स्वयं भी उच्च कोटि का विद्वान था वेनसांग। और अन्य प्रसिद्ध आचार्यों के कुछ नाम आपको हम बताते हैं मित्रों, जैसे धर्मपाल, चंद्रपाल, स्थिरमति, गुणमति, प्रभामित्र, जिनमित्र, ज्ञानचंद्र, दिंगनाग, आचार्य देव और शीलभद्र आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। और व्याख्यान और अध्ययन में विशिष्ट अध्यापकों को सम्मान देने के लिए उन्हें पालकी में लाया जाता था या पालकी में आसन प्रदान किया जाता था। तो विश्वविद्यालय का जो समस्त प्रबंध वो कौन देखता था? समस्त प्रबंध महास्थविर अर्थात कुलपति, आज के हम वीसी और या कुलपति से उसकी तुलना कर सकते हैं, तो उसको महास्थविर कहते थे। महास्थविर ही समस्त प्रबंध का नियामक होता था, जिनकी सहायता के लिए, महास्थविर की सहायता के लिए 2 परिषदें हुआ करती थी, जिनमें संबंधित अध्यापक लोग शामिल होते थे। और शासन से संबंधित ये परिषदें कार्यकारिणी परिषदों की तरह हुआ करती थी। नालंदा में विद्यार्थियों को सभी प्रकार की सुविधाएं प्राप्त थी मित्रों। उनके भोजन, वस्त्र, शैया और औषधि, या अर्थात जब अगर वो बीमार पड़े तो उनकी औषधि या दवाई भी निःशुल्क थी। किसी भी छात्र को अपने चिकित्सा के लिए शुल्क नहीं देना पड़ता था। अब इनकी लाइब्रेरी या पुस्तकालय देख लेते हैं। तो छात्रों और अध्यापकों के अध्ययन की सुविधा के लिए धर्मगंज नाम का एक विशाल पुस्तकालय था। एक विशाल पुस्तकालय था जिसका नाम था धर्मगंज। इस धर्मगंज में 3 बड़े-बड़े भवन थे। 3 बड़े-बड़े भवन थे जिसको रत्नसागर, रत्नोदधि और रत्न रंजक, इन 3 भवनों को रत्नसागर, रत्नोदधि और रत्नरंजक कहते थे। ठीक है, तो इनमें कितनी पुस्तकें नहीं होंगी इन बड़े बड़े विशाल भवनों में, इसका सिर्फ अनुमान लगाया जा सकता है। इत्सिंग ने रहकर, क्योंकि यहाँ पर पुस्तकों के अध्ययन की सुविधा के कारण ही चीनी यात्री 2-4 महीने या साल भर या जितने दिन वो रुकना चाहें रुक सकते थे। उनका मुख्य आकर्षण यहाँ के पुस्तकालय ही था, क्योंकि यहाँ पर विभिन्न प्रकार की संसार की लगभग सभी महत्वपूर्ण पुस्तकें यहाँ पर देखी जाती थी। तो इत्सिंग ने यहाँ रहकर 400 संस्कृत पुस्तकों, जिसमें लगभग 5 लाख श्लोक थे, उसकी प्रतिलिपि तैयार की थी चीनी भाषा में, तिब्बती भाषा में। तो यहाँ पे इनके विषय क्या क्या होते थे, अभी देख लेते हैं कि नालंदा में कौन कौन से विषय पढ़े और पढ़ाए जाते थे। नालंदा यद्यपि जैसा कि हम जानते हैं कि बौद्ध शिक्षा का केंद्र था, परंतु फिर भी यह बौद्ध शिक्षा का महायान शाखा का केंद्र था। मगर यहाँ पर हीन यानी ग्रंथों का अध्ययन भी होता था, जो बौद्ध धर्म की एक प्रमुख और पुरानी शाखा थी हीनयान, और दूसरा नया जो शामिल हुआ था या नए प्रकार के जो जिसमें विचार शामिल किए गए थे वो थे महायान। ठीक है, यहाँ का पाठ्यक्रम भी अत्यंत ही विस्तृत था। यहाँ वेदांत केवल बौद्ध ग्रंथ ही नहीं,
बल्कि वेद, वेदांत, सांख्य, दर्शन, जो हिंदू ग्रंथ थे, शब्द विद्या, हेतु विद्या आदि अध्ययन के प्रमुख विषय थे। पाली भाषा का अध्ययन यहाँ पर अनिवार्य था, क्योंकि ज्यादातर बौद्ध ग्रंथ सब पाली में ही लिखे गए थे, क्योंकि अधिकांश हीन यानी बौद्ध ग्रंथ जो थे वो सब पाली भाषा में ही लिखे गए थे। ज्योतिष और चिकित्सा शास्त्र का भी अध्ययन यहाँ पर होता था, अर्थात यहाँ पर ज्योतिषी और डॉक्टर या वैद्य भी तैयार होते थे। 8वीं और 9वीं शताब्दी में नालंदा की ख्याति अपने चरमोत्कर्ष पर थी। जावा और सुमात्रा के राजा बलपुत्र देव ने यहाँ पर एक विशाल विहार बनवाया था, और बंगाल के राजा फलवंशी राजा देवपाल ने भी यहाँ पर उसके वार्षिक खर्चे के लिए बहुत से दान प्रदान किए थे। इस तरह हम देखते हैं कि नालंदा अपने खर्चों को पूरा करता था और वैभवशाली विश्वविद्यालय के रूप में प्रख्यात था वो। तो संभवतः इस समय नालंदा में तिब्बती का भी अध्ययन होने लगा था। क्यों? क्योंकि और बौद्ध ग्रंथों का तिब्बती अनुवाद नालंदा में होने लगा था, करने लगा था, अर्थात यहाँ पर तिब्बती भाषा भी पढ़ाई जाने लगी थी। और कह सकते हैं कि आदान प्रदान, तिब्बती छात्र यहाँ पर आते थे और वो इन बौद्ध ग्रंथों का अनुवाद अपनी भाषा में कर अपने देश ले जाते थे। 11वीं शताब्दी तक हम देखते हैं कि नालंदा का वैभव कम होने लगा, और 12वीं शताब्दी के अंत में मुस्लिम आक्रमणों द्वारा यह पूर्णतः नष्ट कर दिया गया। इसका अंत है मुस्लिम आक्रमणों द्वारा नालंदा जैसे महाविद्यालय का अंत हम देख पाते हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।